जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, साइंस के क्लास 10th की साइंस का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण टॉपिक से है। देख रहे हैं कि अध्याय 2 है और चैप्टर में हेडिंग कितने हैं, 3, अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज इस चैप्टर में हम केवल अम्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगले वीडियो में अगला हेडिंग क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल क्या है, इसके क्या वर्गीकरण हैं, कैसे हम पहचानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अम्ल को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। अब इसकी परिभाषा से आपको जानना है, इसकी परिभाषा। तो आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, अम्ल किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं। तो कई लक्षण हैं इसके, लेकिन इस एक परिभाषा के रूप में आपको देना है। तो आप क्या देंगे, आप दे सकते हैं जो पदार्थ जली विलयन में H+ आयन अथवा H3O+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ H+ को क्या बोल सकते हैं आप, प्रोटॉन। लेकिन क्यों बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और H+ को यदि पानी के संपर्क में लाया जाता है या होता है तो ये H3O+ बन जाता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है। अब ऐसे पदार्थ जो ये देते हैं, कब देते हैं, पानी में घुलकर, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से अम्ल हैं, कुछ उदाहरण के नाम उदाहरण दीजिए। तो आप दे सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जब पानी में रहता है तभी अम्ल है, अन्यथा ये अम्ल की भांति कार्य नहीं करेगा। आश्चर्य हो रहा है ना। इसका आश्चर्य का हम कारण बताएंगे अगले किसी चैप्टर में। ठीक है, इसी चैप्टर में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। मेरा कहने का मतलब है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब क्या हैं, सभी के सभी अम्ल के उदाहरण हैं। सभी में क्या देख रहे हैं, कॉमन हाइड्रोजन आयन देंगे। कब देंगे, जब पानी में घुलेंगे, तब ये क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हमने दिखाया है कि HCl को पानी में डिजॉल्व करेंगे यानी घोलेंगे तो क्या देगा, H3O+, यानी जो इसका H+ है ये पानी के जाके संपर्क में आ जाएगा तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। और इसका Cl जो क्लोरीन है वो क्लोराइड के रूप में यहाँ रहेगा, क्लोराइड आयन। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि पानी में घोलने पर क्या मिल रहा है, या तो H3O+ के रूप में दिखाइए, अथवा यदि केवल HCl ले रहे हैं और पानी तीर के ऊपर लिख रहे हैं आप, तो क्या दिखा रहे हैं, H+ और Cl-। H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्यों कहते हैं प्रोटॉन H+ को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। नहीं है तो आप स्वयं इंटरेस्ट लेना होगा समझने सीखने के लिए। आइए अम्ल की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि क्या अम्ल की क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्लास 7 से पढ़ते आए। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, ये क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास हालांकि CBSE और ICSE बोर्ड में ये क्लास 7th 8th में पढ़ा दिया जाता है, फिर भी हमें क्लास 10th में इसको सीखना है, कोई बात नहीं। अगला, अम्ल धातुओं, कुछ धातुओं, सक्रिय धातुओं, कैसे धातुओं, सक्रिय धातुओं, जो कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन तक के धनायन बनाते हैं, उन्हें सक्रिय धातु कहते हैं। उनसे क्रिया करके क्या लिबरेट करते हैं, क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, ये तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता, अम्ल क्षारक यानी क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है। अगला, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी नीला लिटमस अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये कितनी विशेषताएं हो गई, 5। इसके अलावा भी और भी विशेषताएं हो सकती हैं। क्लास 11th में अम्ल के कुछ थियरी पढ़ेंगे, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अम्ल का परिभाषा पढ़ेंगे, जैसे लॉरी ब्रांस्टेड थ्योरी, लुईस का थ्योरी, लक्स प्लस थ्योरी, आयरेनियस का थ्योरी। 4 वैज्ञानिकों के अनुसार आप क्या पढ़ेंगे, अम्ल के परिभाषाएं या उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है। आइए अब अम्ल के प्राकृतिक स्रोत की बात कर लेते हैं कि अम्ल के प्राकृतिक स्रोत कुछ नाम बताइए। तो आप पढ़ते आए होंगे, नहीं पढ़ते आए होंगे तो पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लेंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है कच्चे आम में, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू या संतरा में, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जैसे नींबू और संतरा।
सभी में नहीं, सभी खट्टों में नहीं, ठीक है। टार्ट्रिकम इमली में, ठीक। एसिटिकम सिरके में, इसी तरह से हल्दी में टर्मरिकम, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, सांद्रता। अब अम्ल का वर्गीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अम्ल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो अम्ल के वर्गीकरण के कई आधार होंगे। कौन कौन से आधार से मैंने इसको बांटा है उसको समझने का प्रयास करिए। समझने के लिए हमने सरलता के लिए इसको आधार बना के बांटा है। पहला आधार मेरा होगा सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन के आधार पर। अब सांद्रता का मतलब समझ लीजिए। सांद्रता का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी 1 लीटर पानी है, उसमें आप 1 चम्मच चीनी डाल दिए हैं, और उतना ही पानी दूसरे बीकर में लीजिए और उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दीजिए। तो हम ये एक सलूशन बोलेंगे, दूसरे वाले को बी सलूशन बोल रहे हैं, ठीक है। हम पहले वाले को क्या बोल रहे हैं, ए, और दूसरे वाले को क्या बोल रहे हैं, बी। 1 मिनट, थोड़ा सा सेटिंग इसको कर लें। हाँ, हम मान लीजिए एक बीकर लेते हैं, 1 लीटर पानी है और उसमें 1 चम्मच चीनी है। दूसरा 1 लीटर पानी लेते हैं दूसरे बीकर में, उसमें भी हमने 10 चम्मच चीनी डाल दिया। अब सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में किसकी सांद्रता अधिक है, तो आप बोलेंगे बी की सांद्रता अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें विलेय यानी जो घुला हुआ चीज़ है उसकी मात्रा ज़्यादा है, उसको सांद्र बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप रसगुल्ला का रस लेते होंगे और आप यदि जलेबी खाएंगे तो उसका रस लिए होंगे, तो दोनों के रस में किसका मिठास अधिक होगा, जलेबी का, यानी उसमें चीनी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो जिसमें चीनी ज़्यादा है वो सांद्र है, जिसमें चीनी कम है वो तनु है। तो हम एक तनु वाले को कम सांद्र कहेंगे और अधिक चीनी वाले को सांद्र कहेंगे, ज़्यादा अधिक सांद्र कहेंगे, ठीक है। तो सांद्रता का मतलब कितना समान, कितना विलेय चीज़ किसी विलेयन में मौजूद है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो हम एक बात बोले, सांद्रता का मतलब कितना सॉल्यूट या विलेय घुला हुआ है। तो हम अम्ल को किस आधार पर बांटने जा रहे हैं, सांद्रता के आधार पर, ठीक है। ये कितने प्रकार के हो जाएंगे सांद्रता के आधार पर, 2, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। पहले तनु अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं। तनु को रसायन विज्ञान की भाषा में क्या बोलेंगे, डायलूट, और अम्ल का हिंदी तो आप इंग्लिश तो जान ही गए हैं, एसिड। तो अब तनु अम्ल किसे कहेंगे, अम्लीय विलयन में, यानी वो विलयन होगा जब अम्ल की मात्रा एक निश्चित सीमा से कम हो, एक निश्चित मात्रा से कम हो या सीमा से कम हो, बात एक ही है, उसे क्या बोलेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, जब अम्ल में पानी ज़्यादा हो, अम्ल कम हो, तो वो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल। मैंने सीधा सीधा यहाँ भी लिखा भी है, अम्ल कम हो, क्या हो, कम, और पानी ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। हमने छोटा में लिख दिया है कि अम्ल कम हो, पानी ज़्यादा हो, उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी अम्ल लेकर उसमें यदि पानी बढ़ाते जाएंगे तो वो तनु यानी पतला होता जाएगा। गाढ़ा को हम सांद्र बोलेंगे, पतले को तनु बोलेंगे। मात्रा अम्ल की ज़्यादा होगी तो सांद्र, अम्ल की मात्रा कम होगी तो तनु, ठीक है ना। अब सांद्र की बात कर लेते हैं। सांद्र अम्ल क्या कहें, किसे कहेंगे, तो सांद्रता अधिक होगी, सांद्र अम्ल होगा। लेकिन कितना मात्रा होगा, तो एक निश्चित मात्रा होगी। हर एक अम्ल की एक निश्चित मात्रा के बाद ही वो सांद्र होगा। एक निश्चित मात्रा के नीचे यदि होगा तो तनु होगा, ठीक है ना। एक क्राइटेरिया होगा। अब वो क्राइटेरिया हर एक अम्ल के लिए अलग अलग होता है, जिसको आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा में क्या है, अम्लीय विलयन में जब एक निश्चित मात्रा से अधिक होता है, अम्लीय विलयन में जब अम्ल एक निश्चित मात्रा से क्या होता है, अधिक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित मात्रा, किसी अम्ल की एक फिक्स अमाउंट होगा, मात्रा होगी, यदि उस मात्रा से कम है तो तनु है, उस मात्रा से अधिक है तो सांद्र है। मान लेते हैं कि मान लीजिए 1 लीटर पानी है, हम समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, यही एग्जांपल एग्जैक्ट मत समझिए कि 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए 10 ग्राम HNO3 घुला है, क्या घुला है, 10 ग्राम HNO3 घुला है, तो वो मान लीजिए तनु है। और यदि 25 ग्राम घुला है तो
सांद्र है, यानी 25 से नीचे हो जाएगा तो तनु हो जाएगा, 25 से ऊपर हो जाएगा तो सांद्र हो जाएगा, 25 तक सांद्र में आएगा। एक एग्जाम्पल की बात कहें तो 20 होगा, 24 होगा तो तनु, और जैसे ही 25 होगा, 25 से ऊपर ग्राम हो जाएगा उस नाइट्रिक एसिड का, तो वो मान लीजिए क्या है, सांद्र हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताया हूँ, आप उसको एग्जैक्ट डेटा ना समझिएगा। डेटा आपके हायर क्लासेज या हायर इस प्रैक्टिकल बुक में अवेलेबल होगा, उसको वहाँ से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में वहाँ पर भी लिया था HCl HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सांद्र भी हो सकता है और तनु भी हो सकता है। पानी ज़्यादा अम्ल कम तो तनु, पानी ज़्यादा अम्ल कम तनु, और पानी कम अम्ल ज़्यादा सांद्र, ठीक है। तो इसको हमने नीले रूप में क्या लिखा है, नीले पेन से, अम्ल अधिक हो पानी कम हो तो उसे क्या बोलेंगे, सांद्र, ठीक है। और तनु वाले में क्या बोला था शॉर्टकट में, अम्ल कम हो पानी ज़्यादा हो तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये दो बात किस आधार पर है, सांद्रता के आधार पर। अब बात करते हैं प्रबलता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार होते हैं। स्ट्रेंथ के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, रिएक्टिविटी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन, पहला प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा दुर्बल अम्ल जिसको आप वीक एसिड बोलते हो। यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया दुर्बल और प्रबल, चाहे पहले प्रबल को यहाँ हेडिंग लिखा है, कोई बात नहीं, आपको जानना है कि कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर होते हैं। तो प्रबलता के आधार पर भी दो प्रकार, क्या क्या नाम दिया है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है, जो अम्ल जल में घुलकर 100% H+ या H3O+ में टूट जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। जो अम्ल पूरी तरह से विलयन में टूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे में सभी यहाँ एग्जाम्पल जो लिखा हुए हैं सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। क्या क्या उदाहरण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं, प्रबल अम्ल। क्यों, क्योंकि पानी में डालने पर ये H+ आयन और अपने अवयव, जैसे ये HCl टूटेगा तो H+ और क्लोराइड आयन पूरी तरह से जितने आप घोलेंगे उतने के उतने टूट जाएंगे आयन में, तो वो क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। उसी तरह से सभी अपने आयनों में टूट जाएंगे। यहाँ पर मेन आयन क्या होगा, H+ आयन और उसका रिस्पेक्टिव आयन होगा, ठीक है। तो वो अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन में टूट जाते हैं, आयनाइज जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, HNO3 को हमने डिजॉल्व किया पानी में तो क्या मिल गया, H+ आयन, और क्या बना, नाइट्रेट आयन, 100% वियोजन हो जाएगा। उसी तरह से HCl को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो H+ आयन, क्लोराइड आयन, 100% वियोजन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब आते हैं वीक एसिड की बात करते हैं, दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है, जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से H+ आयन या H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं या टूटते हैं, उनमें टूट जाते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। फिर से सुनिए, जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी इनका कहने का मतलब वियोजन जो उनका होता है, वियोजन मतलब टूटना, आंशिक रूप से होता है। मान लीजिए आपने 100 लिया, उनमें से केवल 25 ही टूटे हैं, और यहाँ पर क्या लिए थे, 100 लिए थे मोल या मालिक्यूल, तो 100 के 100 टूट गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 मोल मालिक्यूल लिए हैं तो उसमें से केवल कितना टूट रहे हैं, 25 टूट रहे हैं, इसलिए यह दुर्बल अम्ल होगा। आंशिक रूप से, एग्जैक्ट पता नहीं कितना टूटेंगे, लेकिन ये पूर्णतः नहीं टूटेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये सब किसके उदाहरण हैं, दुर्बल अम्ल के। हाँ, दुर्बल अम्ल जब पानी में टूटता है तो उसको हम रिवर्सिबल, यानी हम दोनों और तीर लगाते हैं, वो भी आधा, इसको बोलते हैं उत्क्रमणी का चिन्ह है, ये उत्क्रमणी का चिन्ह है, जो हाफ एरो लगाते हैं लेकिन दोनों साइड में, एक इधर हाफ एरो, इधर भी हाफ एरो, ये पूर्णतः नहीं टूटते हैं इसलिए ये हाफ एरो का चिन्ह लगाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, एसिटिक एसिड में से केवल ये H टूटा हुआ है, ठीक है, और कार्बन के साथ जो H लगा है वो नहीं टूटा है, वो आगे किसी क्लास में हम बताएंगे क्यों नहीं टूटा है। यहाँ पर हम केवल एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ किस किस आयन में टूटे हैं, H+ आयन और एसीटेट आयन। उसी तरह से यदि आप हाइड्रोजन साइनाइड को डिसोसिएट करना चाहेंगे तो H+ आयन और साइनाइड आयन में, हालांकि ये बहुत ही वीक एसिड है, अपने आप नहीं टूटेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी किसी के बेस रहेगा तो ये जल्दी से टूटेगा, लेकिन ये बहुत ही दुर्बल एसिड है। यहाँ हम ऊपर वाले को सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानेंगे, ठीक है, कि ये पानी में H+ आयन और एसीटेट आयन में टूट जाते हैं। तो जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो कम्प्लीटली नहीं टूटते हैं, ठीक। अगला, किस आधार पर बांटने जा रहे हैं एसिड को, प्रोटॉन के आधार पर। अभी किस आधार पर बांट रहे थे, स्ट्रेंथ यानी प्रबलता के आधार पर। तीसरा आधार क्या है हमारा, प्रोटॉन, कि किसी अम्ल में कितने प्रोटॉन यानी H+ मौजूद हैं। तो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन के आधार पर अम्ल के प्रकार कई हो सकते हैं। तो पहला है 1 प्रोटॉन दाता अम्ल, दूसरा है 2 प्रोटॉन दाता अम्ल और तीसरा है 3 प्रोटॉन दाता अम्ल। तो पहले आप 2 के एग्जाम्पल देख लीजिए कि 1 प्रोटॉन दाता अम्ल कौन कौन है। 1 प्रोटॉन दाता अम्ल में जो जल में घुलकर कितना प्रोटॉन देंगे, केवल 1 H+ आयन देते हैं। जैसे में नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, फार्मिक एसिड, ये सब क्या है, 1 प्रोटॉन दाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3 COOH, यानी इसमें 4 हाइड्रोजन है। देख रहे हैं आप, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 4। कौन कौन, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, लेकिन इसमें से केवल 1 ही H निकलेगा। तो ये कन्फ्यूजन के लिए हो सकता है आपको कि कन्फ्यूज हो जाएं कि इसमें 2 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन वाले में क्यों लिखा गया, क्योंकि H एक ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, आगे किसी अदर क्लास में हम बताएंगे कि इसका कारण क्या है। यहाँ पर 2 H है, लेकिन इसमें से केवल 1 H निकलेगा। इसी तरह से और भी हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी लेकिन निकलेंगे 1, तो उसे बोलेंगे 1 प्रोटॉन दाता अम्ल या मोनोबेसिक अम्ल, ठीक है। अब मोनोबेसिक अम्ल का कारण क्लास 11th में आप समझ पाएंगे, क्योंकि मोनो बेसिक बोल रहे हैं इसको, फिर दोनों है मोनोबेसिक एसिड, इसको हम क्लास 11th में आपको समझा पाएंगे। अभी इस लेवल पर समझाना थोड़ा कठिन है। दूसरा, 2 प्रोटॉन दाता अम्ल, यानी जल में घुलकर कितने प्रोटॉन देंगे, 2 H+ आयन देंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा तो कितना H+ मिलेगा, 2 H+ मिलेगा और 1 सल्फेट आयन मिलेगा, ठीक है। चार्ज इस पर 2 है और हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन प्लस की संख्या कितनी है, 2। एक एसिड टूटेगा, 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 H+ आयन देगा। उसी तरह से आप जो देख रहे हैं कार्बोनिक एसिड, ये भी है 2 प्रोटॉन दाता और ऑक्जेलिक एसिड, ये तीनों अम्ल किसके उदाहरण हैं, 2 दाता अम्ल के, 2 परमाणु दाता अम्ल के, यानी इसमें वियोजन होने के बाद 2 H+ आयन देंगे। इसी तरह से 3 प्रोटॉन दाता अम्ल के उदाहरण आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जो अम्ल 3 हाइड्रोजन प्लस देते हैं उसे 3 प्रोटॉन दाता अम्ल कहते हैं। ट्राई बेसिक एसिड क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। तो उसके एग्जाम्पल आप, चलिए मैं ही दे देता हूँ। ये क्या है एग्जाम्पल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, जिसमें कितने H+ हैं, 3 दे सकते हैं जब ये पानी में जाएगा, डिसोसिएट होगा। तो ये देखिए, ये तीनों के तीनों H+ के रूप में रिलेट हो जाएंगे। तो ये तीसरे प्रकार का कैटेगरी हो जाएगा कि इसमें 3 H+ आयन मौजूद हैं, ठीक है। तो 3 दाता परमाणु, 3 हाइड्रोजन, फिर से सुनिए, 3 प्रोटॉन दाता अम्ल, जिसको बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्या बताया, फास्फोरिक अम्ल। क्या नाम है उसका, फास्फोरिक अम्ल, H3PO4, ठीक। तो आपने देखा आज, क्या देखा, अम्ल क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका वर्गीकरण किया गया, उनके क्या स्रोत हैं। तो वर्गीकरण आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक करके मुझे बताएंगे कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा तो आप फॉरवर्ड करके क्या कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखें। ओके, जय हिंद। आगे बोलिएगा आप।